दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना के चलते ऑनलाइन हुई प्रतियोगी परीक्षा, बच्चों ने दिखाया उत्साह। सीआईटी की तमाम संगठनों की बैठक 26 नवंबर को औद्योगिक हड़ताल का लिया निर्णय। नगर परिषद ने उजाड़े गरीबों की आशा ने तो महिलाओं ने कहा पहले हमें मार दो फिर कर दो। जिले में कोरोना विस्फोट, 70 नए पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। जिले में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में 70 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। उधर जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी जिला प्रशासन उसकी पालना करवाने में कोताही बरत रहा है। एक ही स्थान पर 5 जनों के खड़े होने पर पाबंदी है, लेकिन जनप्रतिनिधि ही धारा 144 का मजाक उड़ा रहे हैं। जनप्रतिनिधि न केवल धारा 144 बल्कि सरकार के मास्क अभियान का भी उपहास उड़ा रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपने कार्यक्रमों के साथ न खुद मास्क लगा रहे हैं और साथ खड़े अन्य लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उधर 2 दिनों की रिपोर्ट में 70 नए पॉजिटिव। जिला चिकित्सालय का चिकित्सक, सदर थाने के कैदी भी पॉजिटिव आए हैं। जो कोरोना का जो विश्व भर के अंदर संक्रमण चल रहा है, उसका इन दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा असर हो रहा है और ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमने 2-3 बातें देखी है कि जब शुरू के अंदर कोरोना कम था और डेथ रेट कम थी, तब तो लोग ज़्यादा इससे डरे हुए थे और पूरी सावचेती बरत रहे थे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि इनका नंबर बढ़ रहा है और डेथ रेट भी बढ़ रही है, उसके बावजूद लोगों में कोई जागृति नहीं है। ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। न मास्क का ध्यान रखते हैं पूरा, न सोशल डिस्टेंसिंग का रखते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि दिनों दिन हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में जुलाई तक जहाँ केवल एक डेथ भी नहीं हुई थी, उसके बाद उनका नंबर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो डेथ बढ़ना है ये एक मायने रखता है। इसका मतलब जो अब इन्फेक्शन हो रहा है वो थोड़ी सीरियस स्टेज का है और इसको ज़्यादा गंभीरता से लड़ी है। जिन लोगों को ये हो रहा है उनमें एकदम ऑक्सीजन का लेवल है फटाफट घटता है। 98 था और दूसरे दिन देखो तो 70 आ गया। ऐसे पेशेंट लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो बहुत ज़्यादा सावचेती रखने का समय आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल करना, बिना काम घर से नहीं निकलना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी आपको तकलीफ हो गई यानी सांस में दिक्कत हो गई तो फटाफट टेस्ट कराओ। आजकल इसकी सुविधा भी बहुत अच्छी है, अपना खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही होने लग गए, जिससे लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलती है और फ़ायदा भी होता है। तो मेरा सब लोगों से यही अपील है कि इस समय जो ये चल रहा है वातावरण प्लस जो ठंड का मौसम आ रहा है और केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, बिना ज़रूरत अपने घर से बाहर ना निकलें और जो गाइडलाइंस है उनको पूरा फॉलोअप करें। थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर अपने जो चिकित्सक है आपके पर्सनल या गवर्नमेंट में, वहाँ जाके अपने राय दें। वर्तमान में कॉलेज फाटक के बंद होने से एफसीआई ट्रकों के आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और जो एफसीआई गोदाम से ट्रक जा रहे हैं वह सघन आबादी क्षेत्र से जा रहे हैं और जो नगर परिषद द्वारा आबादी क्षेत्र की सड़कें बनी है वह भारी ट्रकों के आवागमन के मापदंड अनुसार नहीं बनी है। इस संबंध में नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल द्वारा कलेक्टर को नगर परिषद से पत्र लिखकर एसआरएम स्कूल के पास स्थित अंडरपास से गोदाम तक की सड़क कृषि उपज मंडी समिति से बनवाने की मांग की थी, क्योंकि गोदाम जो जिंसों का स्टॉक होता है वह नई मंडी से जाकर लगता है और नई मंडी से मंडी शुल्क प्राप्त होता है, वह कृषि उपज मंडी को प्राप्त होता है। इस कारण यह सड़क कृषि उपज मंडी समिति द्वारा बनाई जाए। मंगलवार को कृषि विपणन विभाग के निदेशक ताराचंद मीणा के चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में हनुमानगढ़ आगमन पर नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल द्वारा ताराचंद मीणा को मौके का निरीक्षण करवाया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सुभाष सारण, कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा, एक्सियन सुभाष बंसल, पार्षद विजेंद्र साई, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रिणवा आदि मौजूद थे। कृषि विपणन विभाग के निदेशक ताराचंद मीणा ने आश्वस्त किया कि इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति जल्द ही दे दी जाएगी। नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि सड़क के निर्माण से एफसीआई ट्रकों के लिए रास्ता सुगम होगा। उन्होंने बताया कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। एफसीआई गोदाम के पास सड़क निर्माण के संबंध में डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री ताराचंद जी मीणा और सभापति श्री गणेशराज जी बंसल के साथ मौका निरीक्षण किया गया था। उसमें जो रोड एफसीआई गोदाम के आवागमन ट्रकों के आवागमन हेतु रोड वैकल्पिक मार्ग है, वो एक ही मार्ग बचता है जिसमें कोई सघन आबादी नहीं है और उस पे नगर परिषद ने जो अभी रोड निर्माण किया गया था वो इंटरनल रोड मापदंडों के अनुसार किया गया था और इस रोड की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए
और ट्रकों के हिसाब से इसका निर्माण करने के लिए हमने कृषि विपणन बोर्ड को निवेदन किया था, जिस पर आज कृषि विपणन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी और जयपुर से पधारे ताराचंद जी मीना ने मौका निरीक्षण कर उस पर सहमति व्यक्त की है निर्माण की, और ऐसी ही मांग नगर परिषद द्वारा की गई थी। ये FCI गोदाम से लेकर और वहाँ अंडरब्रिज बना है SRM स्कूल के पास, लौनी के पास, वहाँ तक ये रोड बनेगी। आगे PWD की रोड है जिसके माध्यम से वो रावसर रोड पे नहर के साथ होकर पहुँच सकते हैं और अंडरब्रिज के माध्यम से भी जा सकते हैं यदि वो संभव हो तो। FCI की मांग थी। FCI के पास तो मार्ग यही है, वैकल्पिक मार्ग और है ही नहीं, जब ये बंद होने की वजह से। ये करीबन 60 लाख लागत और आने का अनुमान है। कला उत्सव 2020-21 का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इसमें 9 तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता 2 दिवसीय है। इसमें बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभाओं का विकास होगा। उसमें आ जाता है, पॉप में आ जाता है। आजकल ट्रेंड इंग्लिश का चल रहा है। हाँ, रास्ते में अगर फोक डांस को जिंदा रखना है, वो प्राचीन तक झलकनी चाहिए। अभी तो राजस्थानी में सूट में कर रहे हैं, पंजाबी भी देख रहे हैं। बच्चों का खुद का ही प्रिपेयर है, अपने को तो टाइम ही ना मिलता। कला उत्सव 2020-21 ऑनलाइन का आयोजन है। कोरोना को देखते हुए ये प्रस्तुतियाँ आपकी बार ऑनलाइन बच्चों के द्वारा दी जा रही हैं और 9 इसके अंदर श्रेणियाँ विभिन्न वर्गों के अंदर विभाजित की गई हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय वादन के अंदर भी जैसे शास्त्रीय व लोक, इस तरीके से पूरी 9 विधाएं हैं। इसके अंदर दृश्य विधा है, त्रिआयामी, द्विआयामी उपकरण और खिलौने हैं पारंपरिक, और उसमें एक बच्ची का चयन होना है और एक बच्चे का चयन होना है। इस तरीके से 9 प्रतियोगिताओं में 18 अपन माने कि प्रथम विजेता, प्रथम द्वितीय तृतीय को परिषद के द्वारा इनाम दिए जाएंगे और इसके माध्यम से प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मक प्रतिभा को विकास का मौका देना, मंच प्रदान करना, और बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के अंदर, संगीत के अंदर, वादन के अंदर, पेंटिंग है, द्विआयामी, त्रिआयामी, खेलकूद, जितनी भी मूर्ति कला, इन सब के लिए उनको एक मंच प्रदान कर रहे हैं। और कोरोना काल को देखते हुए ये कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है और इससे जो विद्यालय स्तर पर प्रथम थे वो जिला स्तर पर आए हैं और जिला स्तर पर जो छात्र छात्रा प्रथम होंगे वो राज्य स्तर पर भाग लेंगे और इससे बच्चों का एक उत्साहवर्धन होगा और उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। नगर परिषद की ओर से गरीबों के आशियाने उजाड़ने के बाद बेघर हुए लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि पहले हमें मार दो फिर घर तोड़ दो। महिलाओं ने कहा कि गरीबों के घर उजाड़ने वाले कभी सुखी नहीं रहेगा। मौजूद लोगों ने कहा कि करीब 16 सालों से यहाँ रह रहे हैं, पानी बिजली आदि का बिल भी भर रहे हैं, इसके बावजूद नगर परिषद अतिक्रमण बता रही है। उन्होंने कहा आज हम काम पर गए हुए थे, पीछे से JCB मशीन बुलाकर बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और मकान तोड़ने शुरू कर दिए। गणेश जी बंसल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। अरे गरीबों को तुम एक रोटी नहीं दे सकते तो रोटी छीनने वाले कौन होते हो तुम? जब रोटी दो उसको छीनो नहीं। अरे कहाँ लेके जाओगे तुम? 700 प्लॉट खुद के बना रखे, खुद के रिश्तेदार के, खुद के रिश्तेदार के। नगर परिषद में बैठे हुए कर्मचारियों के 50-50 प्लॉट है, कौन है इसके जिम्मेदार? और गरीब के 20 प्लॉट में रहने से तुम्हें दिक्कत हो रही? मरेंगे मिटेंगे यहाँ, मरेंगे फिर हमारे घर तोड़ दो, कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम काम करते हैं, हमारे को हक नहीं छोड़ेंगे।
ये मामला क्या है कि पहले खाली प्लॉट इन्होंने कहा कि तोड़ना है इसको, खाली का। तो खाली का प्लॉट तोड़ते तोड़ते ना एक आध प्लॉट खाली थे उसको तोड़ दिया इन्होंने। लोगों ने विरोध किया फिर भी नहीं माने। आज घर में रहे थे, जब हमारे बच्चे थे घर में काम कर रहे थे, लेकिन वो उनके माँ बाप भट्टे पे गए थे, उनको हटा के बच्चों को घर से बाहर निकाल के सामान सारा फेंक दिया, रोड पे था और घर तोड़ने लगे हैं। देखो आरसीसी घर बनी हुई है, पूरे दिन मजदूरी कर करके हमने एक ईंट जोड़ के हमने घर बनाया है और उसको आज ये तोड़ने के लिए आ गए। अभी हम लोगों ने सारे इकट्ठे होकर विरोध किए हैं, तब जाके जेसीबी वापस गई है। मैं बस यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, दिहाड़ी मजदूरी करते करते फिर हमने घर एक ईंट जोड़ के घर बनाए हैं। पानी का बिल और बिजली का बिल कौन करता है अलाउ? तो तब नगर पालिका को पता नहीं चला कभी ये नगर पालिका को ये बिल और पानी का ये दे रहे हैं, तो उस टाइम बोलते। जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था इन दिनों राम भरोसे चल रही है। बस स्टैंड पर चहु और फैली गंदगी बर्दाश्त नहीं होने पर एक महिला कंडक्टर हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने में जुटी है। खास बात यह है कि महिला चालक प्रेग्नेंट भी है। इन दिनों महिला प्रचालक शकुंतला की ड्यूटी बस स्टैंड पर पूछताछ केंद्र पर लगी है। स्काई चैनल पर देखी रिपोर्टर बलजीत सिंह की पूरी रिपोर्ट। महिला परिचालक शकुंतला ने बताया कि बस स्टैंड पर दिन भर हजारों यात्री आते हैं, ऐसे में वहां सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं। चारों ओर फैली गंदगी बर्दाश्त नहीं हुई तो खुद ने सफाई करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने स्काई चैनल को बताया कि जहां काम करते हैं वह अपना घर ही होता है, तो ऐसे में सफाई करना कोई बुरी बात नहीं। स्टैंड पर आने वाले यात्री ही अपने होते हैं, उनके लिए साफ सफाई हमारा ही फर्ज बनता है। गौरतलब है कि महिला परिचालक ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इससे पहले भी महिला परिचालक शकुंतला ने कोरोना काल में भी जरूरतमंद लोगों को मास्क, राशन, सैनिटाइजर और रोडवेज डिपो में अपने खर्च पर स्क्रीनिंग मशीन आदि का भी वितरण किया था। महिला परिचालक की उत्कृष्ट कार्य करने पर रोडवेज के एमडी ने उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित भी किया था। महिला परिचालक ने बताया कि वे कई दिनों से बस स्टैंड पर सफाई कर रही हैं, इसके बाद ही पूछताछ केंद्र पर ड्यूटी देती हैं। इससे पहले भी महिला परिचालक ने पूछताछ केंद्र पर कलर और रिपेयरिंग करवाई थी। वैसे तो शहर के जनप्रतिनिधि भी विकास की गाथा वाले बांसुरी बजाने में खुद को व्यस्त किए हुए हैं। वर्षों से पुराने बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी का परिणाम है कि बस स्टैंड पर सफाई को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। सबसे ज़्यादा तो सफाई की समस्या है यहाँ पे जंक्शन बस स्टैंड के अंदर। सफाई की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपरली पहली बात तो सफाई की नहीं है और संडे की छुट्टी हो जाती है। यहाँ पर पैसेंजर है और सार्वजनिक जगह है। मोस्टली बस स्टैंड के ऊपर जितनी गंदगी होती है मेरे को नहीं लगता कहीं होती है क्या। तो यहाँ पर कम से कम 3 बार तो सफाई होनी चाहिए और सफाई करने के बाद में जैसे डस्टबिन वगैरह है वो भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो जैसे हमारे से जितनी होती है हम करते हैं सफाई। दुकान वाले एक जैसे नहीं है, कुछ पुराने हैं, एज्ड है, वो तो कोऑपरेट करते हैं, सफाई में भी हाथ भी बंटाते हैं। लेकिन अब न्यू जो दुकानें दी गई है उसमें नए लड़के हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। बाहर पड़े रहते हैं, वो उसको बोलते नहीं पैसेंजर को, कुछ मतलब बाहर ही गिरे रहते हैं। उसको बार बार हम बोल के भी आए लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो अपने काम से मतलब रखते हैं, सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डस्टबिन में उसको कह के डस्टबिन भी हमने रखवाए हैं लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन है ना, जो मतलब नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ से परेशान है ज़्यादा तो भी। अगर ये सफाई का मामला अगर कंट्रोल होगा तो दुनिया को बोलने से होगा, पब्लिक को। तो कपड़े भी बाहर है, जो प्लेटें बाहर है, दुकान का जो भी सामान बिक रहा है वो सब खिंड रहा है बाहर, अंदर नहीं है। मैंने कल भी की थी, आज भी की थी, मोस्टली करनी भी पड़ती है, बहुत बार की है। लेकिन मजबूरी है, गंदगी में मैं हमेशा से संस्था से जुड़ी हूँ। और सफाई की बात करो तो मैं समझ पकड़ी तब से मैं पब्लिक सिटी के जेल भलाई के लिए, सुविधा के लिए, सफाई के लिए तो मैं करती आ रही हूँ। पीछे भी मैंने काफ़ी किए हैं कार्य। तो आज मेरे को लगा गंदगी है तो मैंने सफाई में रुचि ले ली। जहाँ लगता है कि कोई शिक्षा के प्रति पीछे तो मैं शिक्षा में रुचि लेती हूँ। जहाँ मेरे लगता है यहाँ मार्क्स की कमी है तो मैं वहाँ मार्क्स वितरण कर देती हूँ। मैं यहाँ अड्डा इंचार्ज हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ, तो इसके बावजूद भी मतलब मेरे को कठिन संघर्ष करना पड़ता है। सीटू के तमाम संगठनों की बैठक मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई। बैठक में 26 नवंबर को पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल का निर्णय लिया गया। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं कोरोना काल के चलते राज्य में केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। माकपा नेता बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि 12 सूत्री मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर हड़ताल की जा रही है। नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं कि
अभी कोरोना काल के चलते पहले हमला तो किसानों पर किया कि 3 अध्यादेश लेकर आए और कानून, जिससे वो बड़ा हमला, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है। और अभी 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच कर रहा है। और उसी दौरान मोदी सरकार ने मजदूर के जो हमारे 44 कानून बने थे उनके खिलाफ भी 3 अध्यादेश लेकर मोदी सरकार आई है और बड़ा हमला हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग पर है। अंबानी और अडानी और तमाम जो कारपोरेट घराने हैं, आज यहाँ शहीद आजम भगत सिंह यादगार के अंदर लाल चौक पर CITU से संबंधित तमाम जनसंगठनों की मीटिंग हुई है और हमने तय किया है कि जैसा अभी 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल है और ये 19वीं आम हड़ताल है। इसमें तमाम हमारे CITU से संबंधित पूरे ज़िले भर के तमाम संगठन शामिल होंगे। तैयारी हमने पूरी रूम में कर ली और मुख्य बात ये है कि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का हम पूरा ध्यान रखेंगे और सैनिटाइज़र वगैरह की सारी व्यवस्था वहाँ करके, क्योंकि ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ज़रूरी इस बात की है, विरोध हम दर्ज इसलिए करवा रहे हैं कि ये पर्चा मेरे हाथ में है जो हमारा 12 सूत्री मांग पत्र है। केंद्र की जो 10 श्रमिक संगठन है, जो हमारा राष्ट्रीय मंच बना है, उसके आह्वान पर ये हड़ताल है और मुख्य मांगे हैं। हमारी डिमांड थी कि 7500 रुपया इस कोरोना काल के चलते तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद थी, 7500 रुपया पर मंथ हर मजदूर को मिले जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। दूसरा था कि 10 किलो अनाज और दूसरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज एक परिवार के हिसाब से लगातार जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक मिले और 21,000 रुपया मजदूर की मजदूरी होनी चाहिए। नरेगा में 200 दिन का काम मिले और नरेगा का काम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में भी उसको शुरू किया जाए। अभी देखा होगा कि पहले किसानों पर बड़ा हमला 3 अध्यादेश लेकर आकर मोदी सरकार ने किया है, तमाम किसान सड़कों पर है और उसी के चलते इस कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए 3 अध्यादेश मजदूरों के खिलाफ उस श्रम कानूनों में एक बड़ा संशोधन करके मोदी सरकार ने किया है और उससे संगठन बनाने का अधिकार, मजदूर के को संगठित होने का अधिकार, लड़ने का अधिकार, वो सारे जो मजदूर से छीने जा रहे हैं। और जो हड़ताल का अधिकार है, सबसे जो बात थी कि मजदूर के पास एक ही हथियार था कि अगर उसकी कहीं मजदूरी नहीं मिले या उसके कायदे कानून लागू नहीं हो तो वो चाहे कोई ठेकेदार है, चाहे कोई कल कारखाने का मालिक है, जहाँ भी मजदूर हैं, तो उसके पास ये बात थी कि वो अपनी बात कह सके, काम पर हड़ताल पर जा सके। वो अधिकार भी मजदूरों से छीना जा रहा है। कांग्रेसियों ने मकासर से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष के समर्थन में मंगलवार को नुक्कड़ सभा की। इस दौरान लोगों ने भी मनीष को भारी मतों से जिताने के लिए आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता डॉक्टर सौरभ राठौर ने बताया कि मकसर के प्रत्याशी मनीष के समर्थन में सभी कांग्रेसियों ने घर घर जाकर वोट मांगी। वहीं लोगों में भी मनीष के प्रति काफी उत्साह नजर आया। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ में पंचायती राज चुनाव चरम पर है। जोन 28 से कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष चुनावी मैदान में है। उन्होंने बताया कि मनीष ने हमेशा लोगों के लिए संघर्ष किया, वहीं किसान आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही है। राजस्थान में पंचायत चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। हनुमानगढ़ के अंदर पंचायत चुनाव प्रचार चरम पर है। जोन 28 के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई मनीष मक्का सर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जोन 28 का चुनाव 2 भागों में है। पहला चरण का मतदान 27 को है और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को है। पीलीबंगा पंचायत समिति के क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें हैं उनका चुनाव 27 को है और जो हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में है उनका चुनाव 5 दिसंबर को है। आज हम सब लोग यहाँ हमारे जो क्षेत्र के कांग्रेस के हमारे विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं भाई विनोद गोठवाल जी, हमारे सुभाष गोदारा जी, नगर पालिका पीलीबंगा के पूर्व चेयरमैन, हमारे यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रमेश भाम्बू जी, तमाम हम लोगों ने आज यहाँ चुनाव प्रचार
में हम लोग ने यहाँ नुक्कड़ सभाएं करी हैं और ग्रामीणों से मिले हैं। सबका बहुत अच्छा रिस्पांस है। कांग्रेस पार्टी के प्रति इलाका वासियों ने बहुत ही एक मजबूत आस्था जताई है, हमारे को आश्वस्त किया है कि यहाँ से भाई मनीष मक्का सर को और जो विजय गोदारा हैं पंचायत समिति के अंदर जो उम्मीदवार हैं, हमारे दूसरे उम्मीदवार हैं, उन सभी को भारी वोटों से जिता के भेजेंगे, ऐसा हमारे को इलाका वासियों ने कहा है। भाई मनीष मक्का सर किसान आंदोलन में भी लगातार क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। उनका परिवार लंबे समय से क्षेत्र में लोगों से जुड़ा हुआ है। चाहे बात कर लें चौधरी हरिराम जी की, तो वो भी इलाके से सांसद रहे। चाहे बात कर लें हम उनके पिताजी की, वो किसान नेता रहे, बलराम मक्का सर जी। तमाम पीलीबंगा विधानसभा से विनोद गोटवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा द्वारा लागू किए गए तीनों काले कानूनों का भी कांग्रेस को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो भी ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं हैं उन्हें प्राथमिकता से हल करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काफ़ी लहर चल रही है। किसानों के प्रति जो अध्यादेश लाया गया उसका भी काफ़ी विरोध है। मोदी जी के जो वादे किए गए थे उनके प्रति जो आज तक 6 साल हो गए गवर्नमेंट के, कोई भी काम नहीं हुआ। गांव में जिला परिषद हमारे मनीष जी मक्का सर हैं, ब्लॉक से विजय गोदारा जी हैं, काफ़ी अच्छे वोटों से, अच्छे अंतर से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है। अच्छे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने द्रोणाचार्य आर.डी. सिंह को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक संयोजक नियुक्त किया है। इस संबंध में आर.डी. सिंह 25 नवंबर को होने वाली बैठक में भाग लेंगे। अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट और उनकी जो मीटिंग रखी है, संयोजक बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्टों के बारे में, जो कोर्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, पेपर सेटिंग का जो रखना है सिलेबस का, उसके लिए मेरे को शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य है जो शिक्षा है हमारी, उसके लिए एज ए संयोजक नियुक्त किया गया है। और मैं पहले भी इसका संयोजक रह चुका हूं और जो फिज़िकल एजुकेशन की बुक चल रही हैं उसका ऑलरेडी राइटर भी रहा हूं और वही बुक्स अभी चल रही हैं। लेकिन कल 12:30 बजे 25 तारीख को 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी जी, उन्होंने एक मीटिंग रखी है और मैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए रात को निकलूँगा। कल वो मीटिंग अटेंड करेंगे, उसमें पता लगेगा कि अभी जो अलग अलग क्लासेस के विषय हैं उसमें शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य विषय के लिए कौन से सिलेबस को चयन किया जा रहा है, कैसे करना है, वो सारा कल हम उसको नियमित रूप से तय करेंगे। खोखा धारकों का पुनः सर्वे करवाकर फुटकर विक्रेताओं को दुकान आवंटन की मांग को लेकर टाउन पुलिस थाना के समक्ष रेहड़ी व फल सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं ने मंगलवार को सभापति को ज्ञापन सौंपा। सभापति से मिले विक्रेताओं ने बताया कि रेहड़ी व फल सब्जी बेच वे अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वर्तमान में नगर परिषद की ओर से टाउन पुलिस थाना के सामने सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। सड़क निर्माण के चलते नगर परिषद की ओर से थाने के सामने के खोखा धारकों और अन्य स्थान पर स्थायी अस्थायी रूप से स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। रेहड़ी पर फल सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं ने मांग की है कि खोखा धारकों की तरह रेहड़ी लगाने वाले विक्रेताओं को भी अन्यत्र जगह स्थान उपलब्ध करवाया जाए ताकि वे अपनी रेहड़ी लगाकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। साथ ही कहा कि नगर परिषद की ओर से खोखा धारकों का सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया, इसलिए खोखा धारकों का पुनः सर्वे करवाकर सभी को जगह उपलब्ध करवाई जाए। इस मौके पर मनदीप कुमार, पन्नालाल, कन्हैया, सलीम खान, दीपक कुमार, भगवान दास, लाभचंद, राजेंद्र, केवल कृष्ण आदि मौजूद थे। हम कल 10-15 जने सभापति जी से मिलने गए थे, तो उनको हम लिखित में देने गए थे कि अगर ये कहीं खोखे वालों के लिए कहीं व्यवस्था की जा रही है, जगह की सड़क बन रही है, बहुत अच्छी बात है। बहुत टाइम के बाद ये कचरा निकला है। पहले कारपेट रोड बनी थी, अब चेयरमैन साहब सीसी रोड बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये आवारा पशुओं का भी समाधान होना चाहिए। लेकिन हम गरीबों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हम अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से 22 साल से अपना ठेला लगा रहे हैं, अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। तो हम तो यही उम्मीद लेके गए थे कि हमें कुछ आश्वासन देंगे। उन्होंने कहा अभी किसी के लिए कुछ नहीं सोचा है, तो जैसे भी जो उनके लिए व्यवस्था होगी वो आपके लिए भी करेंगे।
इस संबंध में नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा ने कहा कि टाउन थाना के सामने सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी लंबे समय से मांग भी की जा रही थी, मगर निर्माण कार्य में वहां खड़े रेहड़ी व खोखा धारक बाधा पड़े हुए हैं। इसके लिए रेहड़ी संचालक व खोखा धारक सभापति से मिले थे। इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं कि थाने के सामने एक जगह है, उस जगह पर पुलिस के कुछ क्वार्टर भी बने हैं। इस जगह पर रेहड़ी वालों तथा खोखा धारकों को जगह देकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थाना हनुमानगढ़ टाउन के सामने नगर परिषद द्वारा सीसी रोड का निर्माण होना है और काफ़ी वक्त से इस चीज़ की मांग भी थी, परंतु जो सब्जी मंडी के बाहर रेहड़ियाँ और खोखे वगैरह लगा रखे हैं वो एक बड़ी समस्या है, जिसके समाधान के लिए गणेश राज्य बंसल सभापति नगर परिषद प्रयासरत हैं। और इस मामले में वो लोग सभापति जी से और हमसे मिले भी थे, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं जो थाने के सामने एक जगह है तहसील के बराबर बची हुई, उसमें जैसे पुलिस के कई क्वार्टर्स उसमें बने हुए हैं, कोई ताला लगा के बैठा है, उसके हम उसका कोई निदान करने के उसमें लगे हुए हैं। तो अगर वो समस्या जल्दी हल करके हम ये चाहते हैं कि उन रेहड़ी वालों को वहाँ बिठा दिया जाए, और क्योंकि ये बड़ी रोड है तो थाने के सामने है, तो इसको एक सुचारू रूप से ढंग से थोड़ा सा सौंदर्यकरण करके इसको बनाया जाए। तो हम रेहड़ी वालों का भी हम ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हर आदमी रोटी कमाता है, किसी की रोटी नहीं मारेंगे, उनको कोई ना कोई जगह में एडजस्ट करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर की तरफ से चल रही हवाओं से अचानक ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसे लेकर स्काई चैनल ने वरिष्ठ चिकित्सकों से बात की। इस तरीके से बदलते मौसम में बीमारियों से बचा जा सकता है, और घर पर कैसे करें उपचार, देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की विशेष रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानों में तेजी से पारा गिर रहा है। दिन रात का तापमान रोजाना कम हो रहा है। वहीं 2-3 दिनों से आसमान में बादल भी छाने से मौसम ठंडा हुआ है। इस संबंध में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, सांस संबंधी तथा डेंगू आदि की बीमारियां बढ़ने की आशंका है। वहीं इस मौसम में ऐसे मरीज भी काफी आ रहे हैं। बच्चों के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, सांस संबंधी तकलीफें आ रही हैं तथा साथ ही इन दिनों के अंदर डेंगू व लूज मोशन, दस्त की बीमारी के भी मरीज काफ़ी आ रहे हैं। ठंड से बचाने के लिए आपका सडन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उससे धीरे धीरे बाहर आए, गर्म कपड़े पूरे पहने, हल्का गर्म पानी का सेवन करें, ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, और बच्चों को अच्छी तरह ढक के रखें। कमरे को पूरा गर्म रखें, और अगर सर्दी, जुकाम, खांसी रहती है तो तुरंत चिकित्सक को दिखा के उनकी सलाह लें। ऐसे ही इस समय जो है मच्छरों का भी काफ़ी डेंगू का प्रकोप चल रहा है। डेंगू से बचाव के लिए आप जो मच्छर नहीं काटे आपको, इसके लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, या कोई भी एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो आती है उनको लगा के रात को सोएं। डेंगू के मच्छर अमूमन शाम को काटते हैं, तो शाम के टाइम आप जो है पूरी बाहें के कपड़े पहने, तो अपना बॉडी का पार्ट ज़्यादा एक्सपोज ना रखें, इससे वो मच्छर काट नहीं पाए। दस्त होने की स्थिति के अंदर आप जो है बच्चे को गर्म और हल्का पानी के अंदर नमक और चीनी का पानी मिला के बना के दे सकते हैं। नींबू की शिकंजी पिला सकते हैं, नारियल का पानी पिला सकते हैं, ताकि पानी की कमी नहीं आए। दस्त से मेन जो तकलीफ होती है वो पानी की कमी की वजह से होती है। अगर आप पानी का रिक्वायरमेंट पानी पूरा पिलाते रहेंगे तो बच्चे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, ठंडी वस्तुओं का सेवन न करें, गर्म पानी का सेवन करें, और सर्दी लगने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। वहीं डेंगू से बचने के लिए रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इस मौसम में खासकर बुजुर्गों और बच्चों को विशेष तौर पर बचाव रखना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों का सेवन अधिक करें। डॉक्टर ब्रिजेश गौड़ ने बताया कि इस मौसम में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। सुनिए क्या बोले डॉक्टर। है कि जो इस समय मौसम में बदलाव आ रहा है, इसमें विभिन्न तरह की बीमारी और संक्रमण बढ़ के अपने सामने आ सकता है, और जो वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, या अन्य बीमारियां जिनमें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हृदय की बीमारियां हैं, जिनके ऊपर ये वायरस वगैरह कोई भी जो बीमारी चल रही है बदलते मौसम में, वो ज़्यादा अटैक करती है।
तो इस तरह से वृद्धजनों को और बच्चों को और जो बीमार हैं, कोमोर्बिड कंडीशंस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की कंडीशंस है, उन मरीजों को विशेष तौर से बचाव रखना चाहिए। और खान पान के अंदर भी इसमें बदलाव लाना चाहिए, गर्म चीज़ें खानी चाहिए, ठंडी चीज़ों से बचाव रखें, न कि बासी चीज़ें भी नहीं खावें और फ्रिज में रखे हुए सामान को भी अवॉइड करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।